नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, PYQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1947। गलत, ये नहीं होगा। तो पेन चेंज कर लें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। ये होगा, तो उसका आंसर ये है। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग इन जनवरी, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। देखो, जो कॉमनवेल्थ रेटिफाई किया था ये 1947 को रेटिफाई नहीं किया था, ये 1949 को रेटिफाई किया था। ठीक। और जो नेशनल एंथम है ये जनवरी 1950। देखो, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये दोनों 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग दोनों। और जो नेशनल सॉन्ग है ये 22 जुलाई 1947, मतलब आज़ादी से कुछ ही दिन पहले नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो देखो, ये इसमें टोटल 15 फीमेल मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो ये आपको पता है, ये कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। जो कैबिनेट मिशन आया था तो उसके तहत उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रावधान था। और कैबिनेट मिशन जो था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाने का प्रावधान था तो उसमें बताया गया कि टोटल 389 सीट्स होंगी। तो टोटल 389 सीट्स थी जो बटी थी दो भाग में, एक 93 है ना, और दूसरा कितनी बचे, ये 6 हो जाएगा, 296। सही है ना? 6 3 9 18 2 3। ठीक। तो 93 जो है ये प्रिंसली स्टेट्स के बारे में था, प्रिंसली स्टेट्स। तो 93 जो सीट्स थी ये राजा रजवाड़े जो थे तो वो लोग वो क्या नाम है, उन लोग के लिए 93 सीट्स थी। बाकी जो बची ये ब्रिटिश इंडिया के लिए थी, ब्रिटिश इंडिया। ठीक। तो वहाँ से 296 सीट्स उनके लिए थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 सीट्स थी। ये सब आ चुका है क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 सीट्स थी जिसमें ब्रिटिश इंडिया के लिए 296 थी और प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स थी। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्शन हुआ था इन सीटों के लिए तो वो इतनी सीटों का हुआ था 296 के लिए। ये 93 के लिए इलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि इन लोगों को नॉमिनेट करके भेजना था, इन लोगों को, राजा रजवाड़ों को नॉमिनेट करके भेजना था। ठीक। और 15 फीमेल मेंबर्स थी टोटल। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, जो चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर थे, एकदम सिंपल है। अब देखो, BR अम्बेडकर जो थे तो इन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते, मॉडर्न मनु, है ना, या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के नाम से भी जानते। अच्छा, जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में तो उसे जो लीड किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। अच्छा, जो KM मुंशी हैं, एक कमेटी बनाई गई थी, है ना, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर थे, वैसे एक कमेटी बनाई गई थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ठीक। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बनाई गई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो K मुंशी बनाए गए थे। व्हेन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो देखो, सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था वो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? ये जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था। अच्छा, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो ये पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? तो ध्यान देना, ये 9 दिसंबर 1946 को। इलेक्शन हो गया जुलाई अगस्त में, फिर उसी साल 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। ठीक है, पहली मीटिंग हुई, है ना, पहली मीटिंग हुई। और टोटल क्या नाम है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब तक टोटल 11 सेशंस हो गए। टोटल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशन लिए। ठीक है। हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। ठीक है।
कब मूव किया था? तो 9, अभी जैसे देखा 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, मतलब पहला सेशन होता है, तो उसमें पहली मीटिंग स्टार्ट होती है ना। तो 9 दिसंबर को हुआ और आगे जाके 13 दिसंबर को, मतलब 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अच्छा, और ये आगे जाके जो पास हो जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब जो पास कर देती है, तो वो 22 जनवरी 1947 को पास कर देती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव बताए गए थे, उद्देश्य बताए गए थे कि हमारा संविधान जो बनेगा तो वो कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या उसका फंडामेंटल है, क्या बेस होना चाहिए, मतलब ये सब आधारभूत बातें, फंडामेंटल्स जो होती हैं। हु वॉज द हेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? देखो, फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी थी, तो उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो JB कृपलानी बनाए गए थे। देखो, जो HC मुखर्जी हैं, है ना, HC मुखर्जी जो थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, तो इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक प्रेसिडेंट था, ठीक, एक प्रेसिडेंट थे और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब एक ये और एक ये, बराबर 2, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, शायद आया नहीं है कि कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, अगर आ जाए तो मतलब मार्क कर देना कि 2 वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट एक थे। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन थे? तो सबसे पहले देखो, काम करने के लिए जब तक परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किए गए थे, तब तक एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, है ना। टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? तो वहाँ के जो सबसे ओल्डेस्ट थे, जिनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। तो ये वाइस प्रेसिडेंट, अरे सॉरी, ये प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, लेकिन टेम्प्रेरी थे। फिर बाद में जब परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनाए गए वो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो ये परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। जो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक तो HC मुखर्जी थे जो इधर बताया, और जो एक थे वो कृष्ण VT कृष्णमाचारी थे, VT कृष्णमाचारी, एक ही नाम है कृष्णमाचारी, ठीक। क्या नाम है, अब जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो ये एक कमेटी बनाई गई थी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, है ना। एक कमेटी बनाई गई थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। एक कमेटी बनाई गई थी स्टेट्स कमेटी, ठीक, स्टेट्स कमेटी, है ना। तो इन तीनों के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, एक कमेटी बनाई गई थी अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर में, और ये काफ़ी बार पूछा भी है, तो ये थी क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, क्रेडेंशियल कमेटी अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक थे, वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, ठीक। व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखो, इसमें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड रीडिंग की बात की है। तो देखो, ये पहली रीडिंग स्टार्ट हुई, टोटल 3 रीडिंग हुई हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। तो देखो, जो पहली रीडिंग स्टार्ट होती है ना, वो 4 नवंबर, देखो 19 जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, देखो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और उसी महीने में 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम करती है, तो 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग स्टार्ट होती है, और ये चलती है 9 नवंबर 1948 तक, ठीक, लगभग 6 दिन ये चलती है, ठीक है।
फिर जो सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होती है ये सबसे लंबी रीडिंग होती है, इसमें क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग स्टार्ट होती है। क्लॉज बाय क्लॉज हर एक हर जितने क्लॉज हैं तो उन सबकी रीडिंग स्टार्ट होती है, फिर ढेर सारे अमेंडमेंट बताए जाते हैं, तो कुछ लागू किए जाते हैं कुछ नहीं, तो ये सब चलता है। तो 9 नवंबर 1948 तक वो था। फिर इसके बाद 15 नवंबर 1948 से सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होती है और ये चलती है 17 अक्टूबर 1949 तक, अगले साल तक, है ना, इतनी लंबी चलती है। तो सबसे लंबी ये सेकेंड वाली थी। फिर इसके बाद थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है, ये 14 नवंबर 1949 उसी साल ये चलती है और ये जाके कंप्लीट होती है 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, तो इस पीछे से कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है ये 26 नवंबर में। अडॉप्ट किया गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, थोड़ी चीज़ें लागू हो गई थी, जैसे इलेक्शन हो गया, है ना, इलेक्शन हो गया, सिटीजनशिप हो गया, और इसके अलावा थोड़ी टेम्प्रेरी चीज़ें थी, तो वो सब लागू हो गई थी 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बाकी जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्यों इस तारीख को लागू हुआ था? क्योंकि पहले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस या डे ये मनाया गया था। ठीक है, तो ये मनाया गया था, इसलिए जो हमारा संविधान लागू किया गया, वो पूरा जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, और इसी डेट को कहते हैं, ये 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट, MENT, ये M है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या नाम है, इसका आंसर क्या हुआ? व्हाट वाज द थर्ड रीडिंग? तो थर्ड रीडिंग कब स्टार्ट हुई थी? तो 14 नवंबर 1949 को। तो नवंबर 1949 को ये स्टार्ट हुई थी। एट द टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सिंपल है, टोटल 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट में बटा हुआ था, 22 पार्ट्स थे, और शेड्यूल की बात करें तो 8 शेड्यूल थे। ठीक, 8 शेड्यूल थे इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 34। देखो कहीं कहीं 1935 भी दिया है। ठीक है, SSC में एक बार आया था तो उसने 1934 माना था, ऑप्शन में 1935 दिया भी नहीं था तो उसने 1934 माना था, और लेकिन कहीं कहीं 1935 भी है। कांग्रेस ने जब डिमांड की थी तो 1935 था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल है वो एलिफेंट है, एलिफेंट था। ठीक है, अच्छा, जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, इसका क्या सिंबल है? तो इसका सिंबल है लॉयन कैपिटल है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। ठीक, अशोक का लॉयन कैपिटल कहाँ का? सारनाथ का। सारनाथ का लॉयन कैपिटल है। कब इसे अडॉप्ट किया गया? तो इसे 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ, मतलब रिपब्लिक डे को। ठीक, रिपब्लिक डे को ये क्या नाम है, जो लॉन कैपिटल है ना, तो ये अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, लॉन कैपिटल जो था, तो जो अडॉप्ट किया गया, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते, जयते, है ना। तो ये कहाँ से लिया गया? ये मुंडका उपनिषद से लिया गया, मुंडका उपनिषद। ये मुंडका उपनिषद से देवनागरी स्क्रिप्ट में है। ठीक, देवनागरी स्क्रिप्ट में ली गई है मुंडका उपनिषद से, सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते जो लॉन कैपिटल है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सलाइन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
तो देखो मेजरली ड्रॉन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी फीचर है, 3 टायर गवर्नमेंट ये भी है, डुअल नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सी सिंगल सिटीजनशिप है? हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। अब जैसे तुम लोग फॉर्म भी भरते होगे तो उसमें लिख के उसमें आता होगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब किसी किसी जॉब में थोड़े और भी जैसे सिटीजन तो उनको भी अलाउ किया जाता है, लेकिन हम कहने का मतलब हम लोग के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है, और क्या बताएं इसमें। अच्छा, जैसे सिटीजनशिप है तो ये कौन से पार्ट में बताई गई है? ये पार्ट 2 में बताई गई है। ठीक, आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, जो 3 टायर गवर्नमेंट है ये क्या है? देखो 3 टायर गवर्नमेंट, इसमें थर्ड टायर गवर्नमेंट की बात नहीं की गई। 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट मतलब एक तो यूनियन गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट स्टेट गवर्नमेंट होगी या राज्य वाली, और एक पंचायत ऐड कर दी गई थी, पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज, सीपैलिटीज। ठीक, ये ऐड कर दी गई थी। अब जो ये ऐड की गई थी ये 73, ये तो 73 और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से, ये भी 1992 के माध्यम से। जो पंचायत है इसने 11 शेड्यूल जोड़ दिया था, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ है इसने 12th शेड्यूल जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये 3 टायर गवर्नमेंट का हो गया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, तो ये हम लोग का कौन से पार्ट में दिया है? तो ये हम लोग का दिया है पार्ट 4th में दिया है। कहाँ से? आर्टिकल क्या है इसके? तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है और जाता है 51 तक। ठीक है, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो ये शायद बता दिए कि नहीं, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे इसी तारीख को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अच्छा, प्रेम्बल में जो डेट मेंशन है तो वो यही 26 नवंबर 1949 मेंशन है। ठीक है, हु कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी एज ड्रिफ्टिंग कमेटी टू शो हिज कंटेम्प्ट फॉर इट? तो देखो ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी जो कहा था वो नाजिरुद्दीन अहमद ने कहा था। हु डिस्क्राइब्ड द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? अच्छा, जो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था ये के एम मुंशी ने कहा था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, इन्होंने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1928, क्योंकि 1928 को एक आई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 को। तो जो 1928 को नेहरू रिपोर्ट थी, यही एक तरीके से प्रयास था संविधान बनाने का। ये अलग से ब्रिटिश सरकार ने चैलेंज किया था, है ना, चैलेंज किया था, तो जो कांग्रेस लीडर्स थे तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था चैलेंज, है ना, संविधान बनाने का। ये और ये बात कर रहे हैं हम लगभग फरवरी की, ये बात कर रहे हैं हम फरवरी 1928 को चैलेंज दिया गया, तो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में मीटिंग बुलाई गई, है ना, और फिर एक कमेटी बनाई गई, तो उसके जो हेड बनाए गए थे वो मोतीलाल नेहरू को बनाए गए थे, ये मोतीलाल नेहरू को हेड बनाए गए थे। तो मोतीलाल नेहरू को उसमें हेड बनाया गया था और उसमें 8 मेंबर थे। ठीक है, 8 मेंबर की वो कमेटी थी, उसके हेड मोतीलाल नेहरू थे। तो उस कमेटी ने संविधान बनाया अलग से। जो संविधान बाद में सबमिट किया वो अगस्त में सबमिट किया था, तो फरवरी में सब मीटिंग ये सब स्टार्ट होती है और फिर आगे प्रोसेस होता है, तो और संविधान बना के सबमिट करते हैं अगस्त में, है ना। तो इतनी जल्दी तो बन भी नहीं जाएगा, तो इस पीछे एक स्ट्रक्चर बता दिया था, है ना, कि एक उसमें एक तरीके से स्ट्रक्चर बता दिया था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, संविधान में मतलब ये सब होनी चाहिए, ढेर सारी बातें कही गई थी। अब लेकिन नेहरू रिपोर्ट को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी तो उसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था।
क्योंकि कांग्रेस के ऐसे और भी ऐसे लीडर थे जो इसके रिकमेंडेशन से खुश नहीं थे, क्योंकि इसने जैसे एक बात की थी कि डोमिनियन स्टेटस किसने बात की थी, ठीक। लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो यंग लीडर्स थे, अब जो उभर के आ रहे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन लोग को ये डोमिनियन स्टेटस ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लोग पक्ष में थे, इंडिपेंडेंस, ठीक। तो इसलिए ये जो डोमिनियन स्टेट मतलब ये नेहरू रिपोर्ट जो है ये पास ही नहीं हो पाई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नहीं पास किया इसे, ठीक है। फिर बाद में अपना आगे जाके खारिज होगी, ठीक है। अब जैसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी, और ये बात 1928 की है, और 1929 में दिसंबर में जो कांग्रेस का सेशन होता है, एनुअल सेशन, है ना, वो हुआ था लाहौर में, जिसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था। पूर्ण स्वराज चाहिए हम लोग को, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये लाहौर सेशन में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। दिसंबर 1929 को हुई ये सेशन हुआ था, और इसमें एक डेट निर्धारित की गई 26 जनवरी अगले साल, मतलब 1930 को। ये कहा गया कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, जैसा भी हम लोग ने देखा था पहले, पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा संविधान भी जो लागू किया गया था ना, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बन के पूरा तैयार 26 नवंबर को ही हो गया, लेकिन लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो देखो, इंडियन फेडरल सिस्टम का जो फीचर नहीं है ये बताना है। तो देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये फीचर होता है, फेडरल फीचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी फीचर है, सिंगल ये नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो और ये भी होगा। देखो, फेडरल एक होता है यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर जैसे जहाँ भी है तो समझ लो कि एक की बात हो रही है, और फेडरल सिस्टम जहाँ है वहाँ समझ लो कि दो की बात हो रही है, दो की या एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ये बेसिक डिफरेंस बता रहे हैं, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखो कि इसमें कहा है कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट में पावर का डिवीज़न होना चाहिए। कुछ पावर सेंटर की है तो ये पावर स्टेट की है, इनमें डिवीज़न होगा। तो यहाँ दो की बात पता चल रही है, एक ये होना, एक ये पावर होगी, एक ये पावर होगी, अलग अलग। तो ये किसकी बात है? ये दो की बात है, तो ये फेडरल फीचर है, ठीक। इसी तरह जो सिंगल टायर गवर्नमेंट है, नाम ही से लग रहा है सिंगल टायर गवर्नमेंट, मतलब एक ही गवर्नमेंट। जब एक ही गवर्नमेंट है तो ये यूनिटरी फीचर हुआ, इस पीछे फेडरल फीचर नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसके आगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी अब देखो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है ये यूनिटरी फीचर होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होता है ये फेडरल फीचर होता है। और हमारे संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ साथ इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है, तो हमारे यहाँ ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए किसी तरह, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक है। जैसे लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट से काम, ढेर सारी लोअर कोर्ट्स हैं, है ना, उससे काम नहीं बना हम लोग अपर कोर्ट में चले गए, उससे भी काम नहीं बना उसके ऊपर और चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, उससे भी काम नहीं बना तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ऊपर है ना। तो मतलब इससे काम नहीं बना तो हम लोग इधर चले गए, इससे नहीं हुआ इधर चले गए, इससे नहीं हुआ इधर चले गए। एक तरीके से ये सब एक दूसरे से लिंक है, अलग अलग नहीं है कोई, है ना। तो ये एक यूनिटी का काम कर रही है, यूनिटरी है ये। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि इंडिपेंडेंट है वो अपने में एक संपूर्ण है। अब
वैसे देखो तो संपूर्ण हम लोग के यहाँ ऐसा बनाया गया कि कोई भी एक चीज़ पूरी सुप्रीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट एकदम सुप्रीम है या जुडिशरी एकदम सुप्रीम है, ऐसा नहीं है मतलब ऐसा नहीं बनाया गया। लेकिन काफ़ी हद तक देखो तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के दबाव में काम काम नहीं करेगी, है ना। इसी तरह पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट भी अपने लॉ बनाने में एक तरह से देखो तो वो सुप्रीम है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। हाँ ये है कि अगर क्या नाम है, क्योंकि हम लोग का मिक्सचर इस तरीके से बनाया गया कि कोई भी चीज़ सुप्रीम नहीं है। तो जैसे कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर सकता है ना। लेकिन क्या नाम है, लेकिन उस तरीके से देखो तो लॉ बनाने में जैसे पार्लियामेंट है ना, और जुडिशरी जो है तो वो भी किसी के अंडर काम, मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं कि एक तो पार्लियामेंट है जहाँ सारे ये लोकसभा और राज्यसभा है, जहाँ सारे मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जो जो ये सब है, तो ये सब पार्लियामेंट में उधर काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी भी है जो अपने में सुप्रीम है, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट, सुप्रीम तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ भी दो की भावना आ रही है, दो की भावना आ रही है, इसका मतलब ये भी फेडरल है। ठीक है। अब जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो अब ये चाहे याद कर लो कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये भी फेडरल फीचर होता है। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो देखो इसका आंसर है बी एन राव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे वो बी एन राव थे, या अगर लीगल एडवाइजर लिखा हो, है ना, तो वो भी यही थे। ठीक है। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड वोटिंग इज रिड्यूस टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21, फॉर्म नहीं फ्रॉम 21 ईयर्स। तो वोटिंग एज जो है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी। ये कब किया गया था? ये 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के माध्यम से। अच्छा 1988 के माध्यम से हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ था वो 1989 को हुआ था। ठीक है। अब देखो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम ही से लग रहा है कि इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें की गई होगी, तो कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं की गई थी, इसमें ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर दी गई थी, इस पीछे से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ दी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें जोड़ दी गई थी। इसमें प्रेम्बल, इसके माध्यम से प्रेम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक, ये 3 शब्द क्या नाम है, ये 3 शब्द जोड़ दिए गए थे, है ना। अब लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं कि इसने ये भी कह दिया था कि क्या नाम है, जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो कहा तो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 जो होता है, इसने ढेर सारी चीज़ें रिपील कर दी, 42nd की कुछ चीज़ों को रिपील कर दी, कुछ चीज़ें थोड़ी सुधार दी। ठीक है। और इसने जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो इसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 में दिया था, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी दिया था। लेकिन 44th जो अमेंडमेंट था तो इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के इसने कर दिया आर्टिकल 300A में, 300A में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये नॉर्मल एक लीगल राइट हो गया, लीगल राइट बन के रह गया। ठीक, अब फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। ये सब हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। और इसने जो ये प्रेसिडेंट वाली जो 42nd अमेंडमेंट था तो उसने ये जो किया था ना कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जो उसने कहा तो वो करना पड़ेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसमें एक चीज़ कर दी कि प्रेसिडेंट एक बार वो एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए कहेगा। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से कोई एडवाइस दी कि ये चीज़ करो, है ना, तो प्रेसिडेंट एक बार उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकता है वापस, कि एक बार अगर प्रेसिडेंट को सही ना लगे तो जो भी चीज़ें हों तो प्रेसिडेंट एक बार रिकंसीडर करने के लिए कह सकता है कि एक बार रिकंसीडर कर लो।
लेकिन अगर फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने चाहे अमेंडमेंट करके चाहे जैसे भी अगर भेज दिया, दोबारा अगर भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को वो कंपलसरी हो जाएगा कि प्रेसिडेंट को फिर उसमें साइन करना पड़ेगा, वो एडवाइस को माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ। और जैसे क्या नाम है, ये 52 जो अमेंडमेंट है, 52 को एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। इसके माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। जो दल बहुत बदले जाते थे तो उसे सब रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ ये लाया गया। ठीक है, और हाँ, और इसने 10th शेड्यूल ऐड कर दी थी संविधान में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। ये बहुत बार पूछा है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या है, तो उसमें ऑप्शन में होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। कभी कभी पूछता है कि कौन से शेड्यूल में, तो 10 शेड्यूल में। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, तो अभी जैसे देखा कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं की गई थी, केवल फंडामेंटल राइट्स थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसमें फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। तो जब जोड़ी गई तो टोटल 10 थी टोटल, बाद में एक और जोड़ दी गई और अब ये हो गई 11। तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था तो उससे 10 जोड़ी गई थी, लेकिन जो एक बाद में जोड़ी गई ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ी गई, है ना। और ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था, 2002 में। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लिखा है मैंने। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से एक और जोड़ दी गई थी, तो अब ये 11 हो गई। ठीक, अच्छा, जो 42वें से जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी, तो ये है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, जो नोवेल फीचर है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा जाता है, मतलब DPSP। ठीक है, और किसने कहा था नोवेल फीचर, तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक, BR अम्बेडकर ने नोवेल फीचर कहा था। अब देखो, सिटीजनशिप जैसे बात कर ही चुके हैं कि ये सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये नहीं बताया, ये पार्ट 4th A में है। जो DPSP है ये पार्ट 4th में है, और इसी के बाद पार्ट 4th A जोड़ दिया गया जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो आर्टिकल की अगर बात करो तो आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और जो DPSP है ये जो आर्टिकल है तो ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक DPSP है। ठीक, जो फंडामेंटल राइट्स है ये पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में। और आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल ये स्टार्ट होता है 12 से लेके 35 तक जाता है टोटल। ठीक, तो इसमें हमारा ये पूरा फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। पार्ट 3 को ही फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब शुरुआत के जो 12-13 हैं तो वो डेफिनेशन है और लॉज इनकंसिस्टेंट वो सब और थोड़ी बातें वो सब बाद में देखेंगे। हो गया, तो यार चलो यार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक, बताना कैसी लगी वीडियो, क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय।